हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। तो चैंपियंस, हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में रिगार्डिंग द रजिस्टर्स एंड ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल, उसमें सब कुछ एडवांस केसेस भी हमने पढ़े हैं। आज इसी चैप्टर में आगे चलते हैं और बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जी हाँ, सेल के अंदर घुस के देखेंगे कि उसके अंदर कैसे रेजिस्टेंस दिया जाता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स और कैसे वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो मेरा नाम है निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम करूँ आपके अपने चैनल में दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स, जहाँ पे आप अचीव करते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। बात करते हैं सेल के अंदर क्या रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स सेल भी किसी मटेरियल का बना है, उस मटेरियल के ऑफ कोर्स नाम इलेक्ट्रोलाइट होता है। बस उस मटेरियल के पास भी कुछ आयंस हैं, वो आयंस कुछ रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करते होंगे चार्ज कैरियर्स का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आता होगा। इसी चीज को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल डायग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं एक सेल को कुछ इस टाइप से। ये हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यहाँ पे पोटेंशियल है लेट अस से V प्लस। ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यहाँ पे से पोटेंशियल है V माइनस। इस सेल को कनेक्ट करते हैं एक वायर की हेल्प से अक्रॉस सम लोड रेजिस्टेंस से R। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस R हो जाएगा, R या RL भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से और ये करंट फ्लो करके वापस आ रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। सो लेट अस से पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं वही डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की। सो दीज आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इनको जर्नी करनी है आगे की तरफ, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जाना है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बट इनके बीच में हमारे पास आ जाता है कुछ मटेरियल। तो मटेरियल को कुछ हम इस टाइप से ले लेते हैं, से कुछ लाइट कलर से लेते हैं। हाँ, सो ये कुछ मटेरियल आ जाता है विच इज द इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, यहाँ रखते हैं इसको। ठीक है, बस भैया इतना ज़्यादा जूम नहीं करना हमें। सो दिस इज द मटेरियल। अब इस मटेरियल के अंदर क्या है, कुछ आयंस पड़े हुए हैं जो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले हैं इन चार्ज कैरियर्स का। बट चार्ज कैरियर्स को मूव करना है बिकॉज करंट को तो फ्लो करवाना है, मेंटेन करना है। सो दीज चार्ज कैरियर्स, लेट अस से मैं यहाँ पे कलर इसका वापस पिंक कर देता हूँ। तो ये चार्ज कैरियर्स को मूव करना है वापस यहाँ की तरफ। इनका रास्ता रोकने के लिए पड़े हुए हैं कुछ आयंस। तो ये आयंस क्या कर रहे हैं, इनके पाथ को ब्लॉक कर रहे हैं एंड दिस ब्लॉकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे स्मॉल r से। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल is the resistance offered by the electrolyte of the cell, and it is denoted by small r. Of course ये भी आप ओम में ही मेजर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन ब्लॉकेज टू द पाथ ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, तो उसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है हमारी बैटरी। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो क्या फैक्टर्स होते हैं तो एक बार वो भी देख लेते हैं, समझते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। So the first factor is nature of the electrolyte। जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं सेल को बनाने के लिए, उसका नेचर क्या है। वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है जो इजी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है चार्ज कैरियर्स को, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम होगा। बट एक अगर इंफीरियर क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट है या उसका नेचर ऐसा है कि वो चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का ऑब्स्ट्रक्ट करता है,
तो डेफिनेटली उस सेल में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलने वाला है। सेकेंडली, इसी से एसोसिएटेड हम ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हैं, ज़्यादा आयंस प्रेजेंट है रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। थर्डली, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज कैरियर्स को ऑब्स्ट्रक्शंस को फेस करना पड़ेगा एंड उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मिलने वाला है किसी भी सेल में। फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स dipped in the electrolyte। अब एक सेल की अच्छी सी कंस्ट्रक्शन आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आई बिलीव चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे सेल की कंस्ट्रक्शन को। अगर एक सिंपलिस्टिक व्यू लेते हैं, ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को रखा हुआ है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं, बट इनका कॉमन एरिया कितना है बिटवीन दी इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया डिप्ड है, तो इस पे भी डिपेंडेंसी हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की। कॉमन एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कॉमन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू समथिंग डिफरेंट होने वाली है। फिफ्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट कुड बी टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर क्या है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड फाइनली अच्छा हम ये भी कह सकते हैं, आपने भी ये चीज़ फील करी होगी, नोटिस करा होगा कि जब एक सेल नया होता है, आप परचेज करके लाते हैं, किसी डिवाइस में लगाते हैं, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, वो स्मूथली वर्क करता है। और जैसे जैसे सेल पुराना होता रहता है, जैसे जैसे आप करंट उसमें से ड्रॉ करते रहते हैं, सेल की लाइफ कम हो रही होती है, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक नया सेल या फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल अगर आपके पास है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी वेरी लो। और जैसे सेल की एजिंग होती है, जैसे जैसे पुराना सेल होता है, ओल्ड सेल हो जाता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स हाई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस किसी एक सेल का डिपेंड करता है। सो दीज आर दी फैक्टर्स। चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा इसको फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स के हेल्प से एंड बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वी कहते हैं, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। काफ़ी बार इन पे क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ग्राफ अभी हम देखेंगे। पहले बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द EMF डिनोटेड बाय E, द पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम स्पेसिफिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। एक बार समझ लेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या चीज़ है, EMF क्या चीज़ है, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। denoted by small r. So in short हम EMF E, potential difference V, terminal potential difference जिसको हम कह रहे हैं, and internal resistance small r के बीच में रिलेशनशिप पता लगाना चाहते हैं। तो फिर से वापस आते हैं, देखते हैं डायग्राम। उससे पहले एक और चीज़ अगर हम बात कर लें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, कि क्या चीज़ है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करते हैं V से, इट इज सिंपली दी पोटेंशियल ड्रॉप, इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं। ये है क्या, पोटेंशियल ड्रॉप while moving from one terminal of the cell to the
अदर, अगर आप सेल के एक टर्मिनल से निकलते हैं दूसरे टर्मिनल तक जाते हैं, आप जाते हैं मतलब जब करंट फ्लो कर रहा होगा, व्हेन करंट फ्लोस थ्रू दी सर्किट, और सर्किट में करंट कब फ्लो करता है, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। तो ये कंसेप्ट है इसका। जब आप सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं, करंट का फ्लो होता है, तो आपको एक पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे अगर हम ईएमएफ की बात कर लेते हैं, नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑल्दो ये फोर्स नहीं है, इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done per unit charge in moving it, in moving the charge across the closed circuit। एक सर्किट के अंदर जो कि क्लोज्ड है, उसमें एक कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए पूरे सर्किट में आपका क्या आएगा, लोड रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, सेल आ जाएगा, सेल के अंदर भी आपको चार्ज को मूव कराना है, तो जितना टोटल वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट कूलम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगेन ये मिसनेमर है या मिसनोमर है, फोर्स नहीं है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो ईएमएफ को हम डिनोट कर रहे हैं ई से। हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। कुछ बेसिक सा मीनिंग हमने यहाँ पे समझ लिया, अब देखते हैं जरा रिलेशनशिप को। अच्छा, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज इन दो स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए। बाकी आई एम ट्राइंग टू कि इसको फिगर में हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो लेट अस से ये हमारे पास फिर से वो एक सेल, बट इस बार हम सेल ऐसे नहीं बना रहे हैं, इस बार हम सेल अपने ओरिजिनल तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर ये है सेल जिसका ईएमएफ है ई, हम सेल को इस तरीके से दिखाते आ रहे हैं। एक इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल टू द सर्किट, कुछ इस टाइप से। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस आर एल, या सिंपली आर भी कह सकते हैं, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये हो जाता है हमारे पास सेल। इस टर्मिनल को मान लेते हैं से टर्मिनल ए, इस टर्मिनल को मान लेते हैं टर्मिनल बी। तो हमें क्या करना है, हम नहीं कर रहे ऑफ कोर्स, ये सेल कर रहा है। यहाँ पे ये सेल करंट को फ्लो करवा रहा है, करंट आई को कुछ इस टाइप से अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल, वापस यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। बी पॉइंट को एक काम करते हैं, बी पॉइंट को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये हमारा पॉइंट बी है, दिस इज आवर पॉइंट बी। तो सेल ने क्या करा, अपने ईएमएफ का यूज करके मूव करा दिया चार्जेस को या करंट को अक्रॉस दिस सर्किट, वो पहुंचा दिया पॉइंट बी पर। बट अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इस चार्जेस को आगे भी लेकर जाना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज against load resistance, कैपिटल आर या आर एल जैसा भी आप बोलना चाहें, from point A to point B which is external to the cell, ये external work done है, plus work done in moving the charge against internal resistance, that is small r within the cell के अंदर, within the cell from point B to point
आप देख सकते हैं जर्नी तभी कंप्लीट होगी जब ए से बी तक पहुंच जाएगा और फिर वापस बी से ए बी तो जाना है। अगर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं कुछ से इस तरीके से, तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है, यहाँ पे जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मूव करेगा और यहाँ पर आकर पहुंच जाएगा। उसके बाद की जर्नी हम कुछ इस टाइप से दिखाए थे। अभी यहाँ से चलेगा, इधर से होता हुआ, इधर से क्रॉस करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो कुछ वर्क डन करना पड़ा हमें इस ब्लू जर्नी को कंप्लीट करने के लिए और कुछ वर्क डन करना पड़ा हमें इस येलो जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। वापस आ जाते हैं, राइट। सो हम कह सकते हैं दिस ईएमएफ इज इक्वल्स टू द वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। आप अच्छे से जानते हैं। सो V इज द पोटेंशियल इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B, ब्लू वाला, प्लस V डैश in moving the charge from point B to A against internal resistance small r. So E is equals to V plus V dash. This is the terminal potential difference and this is the potential difference within the cell. तो हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं that EMF E is equals to I into R plus I into small r. तो यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है दैट EMF E is equals to IR plus I into small r. So EMF E is equals to I R plus R. So we can have the current. और यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है? आपको ऐसा दिख रहा है जैसे कि लोड रेजिस्टेंस and internal resistance are in series. Series combination because they are getting simply added up. तो ये रिलेशनशिप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं दैट E is equals to V plus IR. तो सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू EMF E माइनस IR। थोड़े से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप V को IR लिख रहे हैं तो आप I को E अपॉन R प्लस R लिख सकते हैं, होल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में आप इनको देख सकते हैं। मोर ओवर, अगर हम इनके कुछ केसेस को देखें, स्पेशल, ऑल्दो कुछ नया या कुछ स्पेशल नहीं है, बट आपको ऐसा स्पेशल केसेस दिखेंगे आपकी बुक में। तो स्पेशल केसेस में अगर हम फर्स्ट चीज देखें, व्हेन द सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन है तो क्या होने वाला है? हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू E माइनस ऑफ IR। सर्किट ओपन होता है तो करंट हो जाता है आपका 0। दैट मीन्स जब ओपन सर्किट होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली इक्वल्स टू द EMF ऑफ दिस सेल। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट विल बी इक्वल्स टू द EMF ऑफ दिस सेल। एंड सेकेंडली, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, फिर से वही चीज है दैट V is equals to E minus IR. दिस टाइम I is not equals to 0, करंट 0 नहीं होने वाला है। दैट मीन्स V for any closed circuit is less than the EMF of the circuit. तो EMF जो है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो कब मिलेगा? जब सर्किट ओपन होगा, और जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। काफी सिंपल सी चीज। इन्हीं चीजों को हम एक बार ग्राफ में भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखते हैं कुछ ग्राफ्स। सो ग्राफ्स शोइंग द रिलेशनशिप या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various parameters of circuit, and this circuit contains a cell of EMF, that is E, internal resistance that is small r, potential difference
इज V, और एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस लेके चलते हैं जिसको आप वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस से कैपिटल R। तो यहाँ पे हम तीन तरह के ग्राफ देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आज ये थोड़ा सा चलायमान हो गया है, इधर से उधर भाग रहा है, तो इसको रोकते हैं यहीं पे। हाँ जी, यहीं रुकिए। फर्स्ट थिंग इज हम ग्राफ देखेंगे E वर्सेस R, कैसे EMF वेरी करता है अगेंस्ट दी लोड रेजिस्टेंस R। तो ये ग्राफ बनाते हैं। अगर हमारे पास y एक्सिस पे से EMF है, x एक्सिस पे लोड रेजिस्टेंस है, तो सीधी सीधी बात है कि EMF को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोड रेजिस्टेंस क्या है, बिकॉज EMF इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। और मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलती है? जब सर्किट आपका कैसा होता है? ओपन होता है। सर्किट ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, आप चाहे कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा दें, 2 ओम का लगाएं, 20 ओम का लगाएं, 2000 ओम का लगाएं, whatever be the load resistance, EMF has nothing to do with the external resistance। तो सिंपली हमारे पास ग्राफ क्या आ जाएगा, it would be a straight line, तो सिंपली इंडिकेट कर रहा है that E is independent of लोड रेजिस्टेंस R। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लगाते रहिए, EMF will be the EMF only। सेकेंडली हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस द लोड रेजिस्टेंस R। इसको क्या फर्क पड़ता है? तो अभी हमने देखा दैट V इज इक्वल्स टू IR है। हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r होल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, V इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R होल डिवाइडेड बाय R। सिंपली इस वैल्यू को, रेजिस्टेंस को, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे बना दिया। सो V इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस R बाय कैपिटल R। अगर अब हमारे पास इफ R अप्रोचेस टू 0, अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस बहुत कम हो, स्मॉल कैपिटल R जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो कम हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का वो अचीव करेगा इन्फिनिटी, और आपकी जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो V हो जाएगा 0 के पास, यानी कि जब रेजिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आपने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आना चाहिए? नहीं आएगा। सेकेंडली, अगर आप R और R दोनों को बराबर कर देते हैं, R और R दोनों बराबर कर देते हैं, तो आपके पास V आ जाना चाहिए E/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे बोथ बिकम इक्वल, तो कैंसिल आउट, 1 + 1 = 2, तो V becomes E/2। एंड सिमिलरली इफ R अप्रोचेस इन्फिनिटी, अगर R बहुत ज़्यादा हो जाता है तो V की वैल्यू ये इन्फिनिटी नहीं होगी, ये E के पास पहुँच जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक तरीके का ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट में हम जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बिल्कुल इक्वल होता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। कैसे किया जाए? बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे दिखाते हैं हम पोटेंशियल को, यहाँ पे दिखाते हैं हम लोड रेजिस्टेंस R को। तो 0 से इन्फिनिटी तक की नहीं, 0 से लेकर E तक की वैल्यू तक जाना है, तो ये जाएगा कुछ इस टाइप से। एंड ये मैक्सिमम वैल्यू जो है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, यहाँ पे दिस इज V, द मैक्सिमम नॉट हेयर, यहाँ दिखाते हैं V, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू E। और आप देख सकते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स द हाफ ऑफ V वेरी कर रहा है y एक्सिस के अलोंग, और वेरी कर रहा है x एक्सिस के अलोंग। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द V वर्सेस रेजिस्टेंस R। तो लॉजिकल सा ग्राफ, यहाँ से हमने लॉजिक बनाया है इसका, उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे प्लॉट करा। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, इन दोनों ग्राफ को फिर से देख सकते हैं। सिंपली आपको दिखेगा कि लोड रेजिस्टेंस के साथ EMF का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हमने कुछ फाइंड आउट किया, उसको फिर वापस प्लॉट किया। तो अगर आपने देख लिया है इसको तो चलते हैं आगे।
फाइनली अब हम बात करते हैं थर्ड ग्राफ की, और ये ग्राफ अगेन फिर से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे काफ़ी सारे मतलब काफ़ी बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है, जेई मेंस भी इस पे क्वेश्चन प्लॉट करता है। अब वो क्या क्वेश्चन है वो हम अपने क्वेश्चन वाली वीडियो में देखेंगे, उसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं V वर्सेस I। थर्ड ग्राफ इज V वर्सेस I। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप है दैट V इज इक्वल्स टू EMF E माइनस I इंटू R, वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखें, ये एक इक्वेशन जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जिनके पास मैथ्स है, दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मैथ्स नहीं भी है तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, वो भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की ऐसे ही होती थी। यहाँ पर m जो होता है दैट इज द स्लोप, जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही होता है यहाँ पे इंटरसेप्ट, कि वो लाइन एक्सिस को कहाँ जाके कट कर रही है। तो इस रिलेशनशिप को फिर से एक बार रीमोल्ड करते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आर आई। क्यों ऐसा करा? बिकॉज हम चाहते हैं वी और आई के बीच में ग्राफ बनाना। तो वी हमारा वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, आई हमारी करंट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस ई। तो अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन 1 with equation 2 that is the equation of a straight line। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लोप that is m which is equals to minus r, यानी कि v वर्सेस i ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसका स्लोप होगा नेगेटिव। तो यानी कि ग्राफ होना चाहिए कुछ इस टाइप से। सो दिस इज v potential, the current I, the slope which is equals to minus of r। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये ओरिजिन है, यानी कि जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो हमें ये वाला इंटरसेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप I को 0 डाल देते हैं, इफ I इज इक्वल टू 0, फिर से वही बात कि सर्किट आपका ओपन हो चुका है, तो आपको फिर से दिख जाएगा ओपन सर्किट में V की वैल्यू जाती है EMF E की इक्वल, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है E। यहाँ से स्टार्ट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, कब होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 तक हो जाएगा जब करंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वो हम निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर आई प्लस ई। यहाँ पे हमारा E 0 हो चुका है, माइनस आई माइनस आर आई, तो आई सिंपली आ जाएगा माइनस ऑफ V बाई आर। करंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सो दिस इज V बाई आर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जाके आपका EMF 0 हो जाएगा ऑफ कोर्स कुछ टाइम बाद। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट I। स्लोप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड अल्टीमेटली न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ पूछी जाती है, कुछ आपको ग्राफ दिया जाता है, कुछ वैल्यूज दी जाती है, और इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने बात करी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की, हमने समझा कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की जिन पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस छोटी सी वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम क्वेश्चंस ट्राई आउट करेंगे। हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस करें और सारे क्वेश्चंस को एक साथ मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक वीडियो में। जेईई मेंस वाला पार्ट ऑलरेडी आपके सामने आने वाला है, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।